हेलो गाइस, वेलकम टू ओकेला सर्विसेज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 25A तक सीआरपीसी का कवर करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसमें पूरा पढ़ेंगे कि स्टेट कैसे फर्दर क्रिमिनल कोर्ट्स में डिवाइडेड है और कैसे वो कितने सारे सेशन डिवीजन्स में डिवाइडेड है, सेशन डिवीज़न कैसे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट कैसे सब डिवीजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने कोर्ट होंगे, उसके अंदर कितने कोर्ट्स आ सकते हैं और उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होंगे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें कवर करेंगे। और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इन लोग का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ये सारा बातें हम लोग कवर करेंगे। सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 25A तक की पूरा कवर्ड है। ये आपका ब्रीफ रहा। अब इसको हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। तो अब सेक्शन वाइज हम लोग चलेंगे, ठीक है, एक एक सेक्शन को कवर करते जाएंगे और समझाते जाएंगे कि इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला सेक्शन आता है आपका सेक्शन 6, जो बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें ये बोला गया है कि हाई कोर्ट के अलावा, ठीक ना, देखो हाई कोर्ट तो है ही, हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट मैंडेटरी है। अब हाई कोर्ट के नीचे 4 प्रकार के कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। वो है पहला कोर्ट ऑफ सेशन, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए। ये आपके क्रिमिनल कोर्ट्स हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आता है, आपका हाई कोर्ट आता है। फिर हाई कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। फिर क्या आता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये आपके हो गए क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। अब हम लोग फर्दर देखते हैं टेरिटोरियल डिविजन्स कि कैसे स्टेट टेरिटोरियल डिविजन्स में डिवाइडेड है। तो हर एक स्टेट में एक सेशन डिवीजन होगा, मैंडेटरी है। और सेशन डिविजन्स भी हो सकते हैं, मतलब एक स्टेट में एक से ज़्यादा भी सेशन डिविजन्स हो सकते हैं, ठीक है, और है भी। और हर एक सेशन डिवीजन जो है उसमें या तो डिस्ट्रिक्ट को खुद होगा या तो उसमें और भी सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे। मतलब एक स्टेट में हो सकता है एक सेशन हो या एक से अधिक सेशंस हो। प्रोबेबली अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक से अधिक सेशंस होते हैं। और हर एक सेशन जो है हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हो, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टेट में आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट ही सेशंस हैं, ठीक ना। लेकिन कहीं कहीं ये भी देखेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं, जो सेशंस हैं, सेशंस के अंदर भी और सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट हैं, हर सेशन ही डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो ये होता है आपका कैसे टेरिटोरियल डिवाइड होता है। तो सबसे पहले स्टेट सेशंस में होते हैं, सेशंस में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक ना। और ये देखेंगे आप मोस्ट प्रोबेबली कि सेशंस और डिस्ट्रिक्ट एक ही होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में प्रैक्टिकली। तो हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में फर्दर इसमें लिखा गया है, प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल फॉर द सेट पर्पसेस बी अ सेपरेट सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा वो एक सेपरेट सेशन डिवीजन या फिर डिस्ट्रिक्ट उसको बनाया जाएगा। अब देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे देखो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं, लेकिन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट वो नहीं करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके क्या कर सकता है, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स, डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उसको अल्टर कर सकता है, नंबर्स को अल्टर कर सकता है, मतलब और सारे भी बना सकता है और घटा भी सकता है। फिर द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स। अब डिस्ट्रिक्ट को फर्दर वो सब डिविजन्स में भी डिवाइड कर सकता है और उसके नंबर्स को भी बढ़ा घटा सकता है, चेंज कर सकता है। लिखा है आगे, मे अल्टर द लिमिट्स और नंबर्स ऑफ सच सब डिविजन्स। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को किसमें, फर्दर सब डिस्ट्रिक्ट्स या फिर बोल सकते हो डिविजन्स को फर्दर सब डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये हो गया आपका टेरिटोरियल डिविजन्स। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया जो वहाँ पे आया था वो होता क्या है। तो द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट एज फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन any area in the state comprising a city or town whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area for this state code। तो इसमें क्या लिखा है, पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मिलियन से अधिक। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पे पॉपुलेशन देखता है कि 1 मिलियन बोले तो 10 लाख से एबव पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके
उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकता है। ठीक, फिर एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास एंड सिटी ऑफ अहमदाबाद शैल बी डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सब सेक्शन 1 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और अहमदाबाद की सिटी जो है उसको क्या माना जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया। कौन से? सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। ठीक, अब ये देखें, अब स्टेट गवर्नमेंट को सब सेक्शन 3 में देखेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन एक्सटेंड, reduce or alter the limits of metropolitan area, but the reduction or alteration shall not be so made as to reduce the population of such area to less than 1 million। मतलब देखो, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा मतलब नोटिफिकेशन नोटिफाई करेगी, वो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसके लिमिट्स को भी अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, रिडक्शन और अल्टरनेशन कर सकती है, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं किया जाएगा कि वहाँ के पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए ही वो करेगी। ठीक है, फर्दर हम लोग देखते हैं इसमें सब सेक्शन 4। देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट था वो स्टार्टिंग में ही है, सब बाकी ऐसे ही है नॉर्मल। सब सेक्शन 4 है, वेयर आफ्टर एन एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड और डेन टू हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, the population of such area falls below 1 million, such area shall on and from such date as the state government may by notification specify in this behalf cease to be a metropolitan area। तो यहाँ पे सबसे important point क्या बोला है? falls below 1 million, मतलब जो एरिया, जिस एरिया की पॉपुलेशन अगर 1 मिलियन से कम हो जाती है तो उस केस में क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि वो एरिया अब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा। बट नॉट विथ स्टैंडिंग सच सीजर एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अपील पेंडिंग इमीडिएटली बिफोर सच सीजर बिफोर एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट इन सच एरिया शैल कंटिन्यू टू बी डील्ड विथ अंडर दिस कोड एज इफ सच सीजर हैड नॉट टेकन प्लेस। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो, मेट्रोपॉलिटन एरिया तो वो सीज हो जाएगा, लेकिन एक बात है, जो वहाँ पे केसेस चल रहे थे क्या वो भी खत्म हो जाएंगे? नहीं, तो वो केसेस खत्म नहीं होंगे। तो जो भी इंक्वायरी थी, ट्रायल थी, अपील था, ठीक ना, इंक्वायरी, ट्रायल, अपील जो पेंडिंग थे उस टाइम पे, ठीक, बिफोर सच सीजर बिफोर एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट, तो वो क्या होगा? वो कंटिन्यू होगा। जैसे वो चल रहा था वो वैसे ही कंटिन्यू होगा। उसमें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, मतलब सारे ही केसेस जितने हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा तो वहाँ के जितने भी इंक्वायरी, ट्रायल, अपील चल रहा वो खत्म हो जाएगा। नहीं, वो नहीं, वो उसको ऐसे माना जाएगा कि अभी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया सीज हुआ ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा मान के वो प्रोसीडिंग्स पूरी कंटिन्यू ही चलेंगे। अब सब सेक्शन 5 देखते हैं, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस और अल्टर्स अंडर सबसेक्शन 3 the limits of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry, trial or appeal pending immediately before such reduction or alteration before any court or magistrate, and every such inquiry, trial or appeal shall continue to be dealt with under this code as if such reduction or alteration had not taken place। इसमें साफ साफ क्या बोल रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस करता है, कहाँ पे? अंडर सबसेक्शन 3। ये आप सबसेक्शन 3 देखे थे जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स थी, ठीक ना, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया था कि मेट्रोपॉलिटन एरिया को वो एक्सटेंड कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है और अल्टर कर सकता है, ठीक ना। बट ये ध्यान रखेगा कि 1 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो कम ना हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो देखो, वहाँ पे जितने भी केसेस पेंडिंग थे, अल्टरेशन या रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन या अल्टरेशन, वहाँ पे जितने भी इंक्वायरीज, ट्रायल्स जितने ही पेंडिंग थे बिफोर एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट, वो वैसे ही कंटिन्यू होते रहेंगे और ऐसा माना जाएगा कि ऐसा कुछ रिडक्शन और अल्टरेशन हुआ ही नहीं है, तो इसको मान के वो केसेस कंटिन्यू होते रहेंगे। एक्सप्लेनेशन, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published। तो ये यहाँ पे पॉपुलेशन किसको माना जाएगा? देखो, जो सेंसस है, सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन पब्लिश होती है उसी को माना जाएगा
बाकी जो पॉपुलेशन बताए रहते हैं कि इस ईयर में इतना पॉपुलेशन, वो नहीं माना जाएगा। सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन यहाँ पे मानी जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर आगे देखते हैं। ये स्टेट अमेंडमेंट्स था बाकी। अब सेक्शन 9 है कोर्ट ऑफ सीजन से रिलेटेड। ठीक है, कि कोर्ट ऑफ सीजन्स कहाँ कहाँ पे होगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश करेगी कोर्ट ऑफ सीजन हर एक सीजन डिवीज़न के लिए। देखिए हम लोग ने बात किया था कि स्टेट सीजन्स डिवीजन्स होगा, स्टेट में सीजन डिवीजन्स होगा या फिर सीजन डिवीजन्स होंगे, मतलब शैल कंसिस्ट ऑफ सीजन्स डिवीजन्स, दोनों चीज़ देखा था। तो हर एक जितने भी सीजन्स हैं हर एक सीजन डिवीज़न के लिए एक कोर्ट ऑफ सीजन होगा। जो सेक्शन 6 में हम लोग ने पढ़ा था कि हाई कोर्ट के नीचे कौन है, कोर्ट ऑफ सीजन। तो हर एक सीजन डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ सीजन होगा और हर एक कोर्ट ऑफ सीजन जो है वो प्रिसाइडेड कौन करेगा उसको, प्रिसाइड जज। और जज को कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। ठीक ना, एवरी कोर्ट ऑफ सीजन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय ए जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सीजन में जज बैठेगा, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बनेगा और जज को कौन अपॉइंट करेंगे, वो करेंगे हाई कोर्ट। ठीक है, अब हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जजेस टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन इन द कोर्ट ऑफ सीजन। अब देखो जज तो अपॉइंट हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज, ठीक, असिस्टेंट सेशन जज, इनको भी अपॉइंट कर सकते हैं ताकि कोर्ट ऑफ सेशंस का जो ज्यूरिडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, ठीक है, पावर्स है उनके, उसको एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, अब फर्दर इसमें देखते हैं सब सेक्शन 4। इसमें क्या बोला है कि द सेशंस जज ऑफ वन सेशन डिवीजन, 1 मिनट, the session judge of one session division may be appointed by the high court to be also an additional session judge of another division। अब इसमें क्या बोला, अब देखो हाई कोर्ट के पास पावर है जज को अपॉइंट करने का, असिस्टेंट सेशन जज इनको भी अपॉइंट करने का। अब लेकिन यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि जो एडिशनल सेशन जज हैं वो एक से ज़्यादा सेशन डिविजन्स के भी अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि सेशन जज एक जगह के हुए, ठीक, एक जगह पे वो सेशन जज है और दूसरे जगह पे क्या हो सकते हैं, वो एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन। एक डिवीजन में सेशन जज, दूसरे डिवीजन में एडिशनल सेशन जज। एंड इन सच केस ही मे सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन अनदर डिवीजन एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। देखिए इसमें इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लाइन्स पे थोड़ा सा पेचीदा लिखा रहता है बेयरक्स में, बट इट्स फाइन। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में ये लिखा है बस कि एक डिवीज़न में जो सेशन जज है वो दूसरे डिवीज़न का एडिशनल सेशन जज बन सकता है, ठीक, और वहाँ पे बैठ के केसेस को डिस्पोज करेगा, मतलब सुनेगा और केसेस को ख़त्म करेगा, सुनेगा और ख़त्म करेगा दूसरे डिवीज़न में। ठीक है, जैसे उसको हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि आपको यहाँ पे सर्टेन पावर से आप ये केसेस देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर है वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वेकेंट। मतलब अब देखो सेशन जज का ऑफिस क्या है, वेकेंट है। उस केसेस में हाई कोर्ट क्या करेगी, द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। And if there is no additional or assistant session judge or by a chief judicial magistrate in a session division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application। अब इसमें बहुत ही important point बोला है, जैसे कोई केस सेशन जज के पास चल रहा है, अब मान लो सेशन जज वहाँ पे absent है, वैकेंट है, उनकी सीट वैकेंट है या फिर absent है, कोई भी सिचुएशन है, उस केस में क्या होगा, हाई कोर्ट उन केसेस को जो अर्जेंट एप्लीकेशंस हैं उनके डिस्पोजल के लिए क्या करेगी, उस कोर्ट ऑफ सेशंस में जो एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज है वो उन केसेस की सुनवाई करेगी। ठीक है, कौन करेगा, जैसे सेशन जज की सीट वैकेंट है तो उस केसेस में एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज, अगर मान लो कि एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है वहाँ पे, ठीक, वैकेंट है, एब्सेंट है,
तो उस केसेस में क्या होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM जो होगा वो उन केसेस की सुनवाई करेगी और उसको डिस्पोज अप करेगी। लेकिन उस सीट पे बैठ के जो भी जज और मजिस्ट्रेट होंगे उनको वो सारी पावर्स दी जाएंगी जो कि एक सेशन जज को दिया जाता है। ठीक, वो जुरिडिक्शन दिया जाएगा ताकि उन केसेस को वो डील कर सके। ठीक है। सबसेक्शन 6, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली होल्ड इट्स सीटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस as the High Court may by notification specify, but if in any particular case the Court of Session is of opinion that it will tend to general convenience of the parties and witnesses to hold its sittings at any other place in the Session Division, it may with the consent of prosecution and the accused sit at that place for the disposal of case or the examination of any witness or witnesses therein. ठीक, तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कहाँ पे बैठ के सुनवाई करेंगे, जहाँ पे हाई कोर्ट उनको बोलेगी कि आप इस प्लेस पे बैठे और यहाँ पे आप अपनी केसेस की सुनवाई करें, जो फलाना फलाना पार्टिकुलर केसेस हैं। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन को ये इस ओपिनियन का है, मतलब ताकि जो पार्टीज हैं उनके कन्वीनियंस के लिए, पार्टीज की जनरल कन्वीनियंस के लिए और विटनेसेस को वो होल्ड करने के लिए अपनी सीटिंग्स को, सेशन डिवीज़न जो है वो अपने सीटिंग्स को दूसरे जगह पे भी कर सकता है। ठीक, लेकिन कंसेंट प्रोसिक्यूशन का भी होना चाहिए और एक्यूज्ड का भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें सब क्या बोल रहा है कि देखो कोर्ट ऑफ सेशन तो ऑर्डिनरली वहीं बैठेगा जहाँ पे हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, पर इन सम केसेस ताकि जो पार्टीज हैं बोले तो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड उनका परमिशन भी होगा, उसमें कंसेंट होगा, फिर वो ऐसे प्लेसेस पे बैठ सकेंगे ताकि दोनों पार्टीज को कन्वीनियंट हो। ठीक, और विटनेसेस को वो होल्ड कर सके। ठीक है।